अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया और तफसीली फ़ैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ख़ुद लिखा और उसमें जो है वो एक इजाफी नोट भी शामिल है जो कि जस्टिस मजहर साहब और जस्टिस ऑनरेबल जमाल साहब का इजाफी नोट है और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि इस तमाम केस को देखने के बाद जो आर्टिकल 5 है उसके तहत पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और उसके बाद आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी तजवीज़ दी जा सकती है और उसका भी रास्ता मौजूद है, वो उन्होंने इजाफी नोट में लिखा। वाज़े तौर पर इस तफसीली फैसले में कहा गया कि कहीं पर भी जो कि मुबैना मुरासले के अंदर बैरूनी साजिश के हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद में बताया गया कि वो बैरूनी साजिश थी या बैरूनी मुदाखलत थी, उन्होंने कहा कि इसके हम उन जो दलाइल दिए गए उससे वो मुतमईन नहीं हुए और उनको कहीं पर बैरूनी जो मुदाखलत है और बैरूनी साजिश बज़ाहिर नज़र नहीं आई। बहुत सारे जो चीज़ें उन्होंने वाज़े तौर पर ऑनरेबल जजेस ने बता दी। मेजॉरिटी फैसला 86 पेजेस का और जो सबसे अहम बात है उसमें यह कहा गया है कि मुरासले के तहत हुकूमत गिराने की धमकी दी गई, ये दलाइल थे जो तहरीक इंसाफ के वकील के। तो उसमें यह कहा गया कि मुबैना बैरूनी मरासला खुफिया सफारती दस्तावेज है, सफारती ताल्लुकात के बायस अदालत मरासले से मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। यह भी कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन करवा लेते, इंक्वायरी करवा लेते और इमरान खान साहब बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है बाकायदा कमीशन भी बना सकते थे। लेकिन आज भी इमरान खान साहब ने यह कहा इस फैसले के बाद कि ये फैसले को सुनकर उनको काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि जब वो बतौर वज़ीर आज़म जब ये मरासला आया वो अपनी काबीना में लेकर गए, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में लेकर गए, फिर स्पीकर ने पार्लियामेंट में रखा, फिर चीफ जस्टिस को ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भिजवाया स्पीकर साहब ने और फिर उन्होंने कहा कि और मैं क्या करता, इससे ज़्यादा और मैं क्या करता। फवाद चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें की जिसमें उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की भी सजेशन दी गई है तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए, तमाम जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए क्योंकि गले कम पड़ जाएंगे और फंदे कम पड़ जाएंगे, तो ऐसी बातें ना सोचें। यानी कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से मुतल्लिक फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ना सोचें और उन्होंने जो बात की कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट का रोल और फिर जुडिशरी के हवाले से जो बात उन्होंने की वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि उनका इसी फैसले के हवाले से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या कहा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अब उनके इस फैसले के बाद उनकी नज़र में स्पीकर जो हैं वो बाउंड हैं कि वो नेशनल इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजें इन तमाम लोगों की नाअहली के हवाले से और इनको डी-सीट किया जाए फौरी तौर पर। और उन्होंने कहा कि इसी दौरान जब ये मामला चल रहा हो तो हुकूमत बैठकर ये सोचे कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की जो है तैयार कैसे इनके खिलाफ लगाया जाए। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं, उन्होंने भी कहा कि जो इमरान खान साहब ने साजिश और मुदाखलत का एक बयानिया जो शुरू किया था आज वो दम तोड़ गया और ये फैसला उस कॉफन में आखिरी कील साबित हुआ है। फिर आपको मालूम है बाई इलेक्शंस ज़ोरों पर हैं, पंजाब में 20 नशस्तों पर और इमरान खान साहब का बयानिया अब कि धांधली की मुकम्मल तैयारी कर रही है हुकूमत उनके खिलाफ, जिसमें वो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और अब फिर बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर भी वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब का कहना है कि धांधली का प्लान बनाया जा रहा है। प्री पोल रिगिंग भी हो रही है, पोल डे रिगिंग का भी प्लान उन्होंने कहा है कि बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दफ़ा उनके टाइगर्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं होने देंगे, यानी कि धांधली को वो हर हाल में चेक करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं और आप इनको एक रेगुलर प्रोग्राम में भी देखते हैं।
आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत पॉपुलर हैं, टीवी शोज़ में नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया आपके वक्त का भी। सेनेटर अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो पहले शुरू कर लें जो कि फवाद चौधरी साहब ने आज इस फैसले के हवाले से गुफ्तगू की, वो ज़रा सुन लें। लेकिन हमारे जी वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि अब इस सिलसिले को ख़त्म होना है और ख़ास तौर पर जो मीडिया का इनकलाब आया है इसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगी। सेनेटर अनवर बेग साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज फिर एक तरह से इल्ज़ाम लगा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरवीन कर रही है, आपके फैसले भी करती है, सियासत में वो हैं, मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा भी है, लेकिन अब मज़ीद नहीं होगा। तो वाज़े तौर पर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि अभी जिस तरह कुछ रोज़ कबल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि फ़ौज को गलत तरीके से घसीटने की कोशिश की जा रही है और किसी भी तरह फ़ौज किसी भी सियासी मामले में मुलव्वस नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने भी जो भी उनके चेन ऑफ कमांड में उन सबको कहा कि आपने किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक या जो भी मतलब सियासत में इंटरवेंशन नहीं करनी। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं और फिर इस फैसले के बाद जो फवाद चौधरी साहब की बात है, ये क्या सही है? Thank you very much ज़मीर साहब for having me on your program. मैं जो मेरा तजर्बा है वो तो ये कहता है कि आर्टिकल 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज़ बिकम अ जोक, यानी जिसका जी चाहता है वो आर्टिकल 6 उठा के लगा देता है। यानी अगर आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, आई फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। इफ इमरान खान पे आर्टिकल 6 लग सकता है तो फिर ज़मीर साहब आप पे भी लग सकता है, मेरे पे भी लग सकता है और हमारे जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं उन पे भी लग सकता है। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आई मीन इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, मे बी सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट, ऑल्दो आई डोंट बिलोंग टू पीटीआई, बट आई हैव गॉट अ लिटिल कॉमन सेंस कि मैं देख रहा हूँ कि क्या तमाशा हो रहा है। टीवी सब कुछ बता रही है, सोशल मीडिया सब कुछ बता रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजमेंट आज आई है, ये आई एम सॉरी टू से, आई मीन इट्स अ वेरी पुअर जजमेंट, और दिस जजमेंट इज अ पॉलिटिकल जजमेंट just a couple of days before the by-elections. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि this is the time where the military establishment, मैं openly कहता हूँ, the military establishment has to intervene or they have to play a positive role. Otherwise, this by-election of 20 constituencies, ये make or break Pakistan है. ये सुन लें, people are charged. Please don't force people कि श्रीलंकन स्टाइल यहाँ प्रॉब्लम हो। हम एज इट इज, हम इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर हैं। आई वुड ओनली अपील टू जनरल बाजवा डायरेक्टली कि प्लीज असिस्ट दिस कंट्री, सेव दिस कंट्री, बिकम अ सेवियर ऑफ दिस कंट्री। ये जो हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, आई एम फियरिंग व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू सी इन द फ्यूचर। अल्लाह ना करे वो हालात हो। और तो आज एक अजीब किस्म की क्लिप्स सिंध की निकली हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, आप सब लोगों ने देखी होगी कि क्या हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है। वेयर आर वी हेडिंग? हैव वी फॉरगॉटन द 1971 डिबैकल? कि यू वांट अल्लाह ना करे रिपीट ऑफ इट? प्लीज बिकम द सेवियर ऑफ दिस कंट्री। और ये जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क के अंदर, लड़ाई झगड़ा फसाद फितना, please have it stopped, otherwise we are heading for a great disaster. That's all I have to say on this judgment. अल्लाह रहम करे। खदशात यकीनन हैं, लोगों के हैं, अल्लाह रहम करे। लेकिन अब मज़हर अब्बास साहब, सेनेटर अनवर बेग साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया एंड ही हैज़ ओपनली आस्क्ड द आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि जनाब इंटरवीन करें एंड हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। एक और बात उन्होंने जो की
कि ये जो फैसला बाई इलेक्शन से पहले आया है, जो कि इमरान खान साहब का बयानिया ही सारा इस फैसले के हवाले से, मतलब इस फैसले में जो चीज़ें हैं उसी हवाले से था कि उनके खिलाफ बैरूनी मुदाखलत हुई, बैरूनी साजिश, अमरीकी आकाओं को फॉलो करते हुए यहाँ पे बैठे हुए मीर सादिक मीर जाफ़र ने उनके खिलाफ साजिश की। तो ये इस फैसले आने के हवाले से आपको लगता है कि ये बाई इलेक्शंस की जो कैंपेन है उसको, उस पर इम्पैक्ट करने की कोशिश की गई है? शुक्रिया ज़मीर। देखिए, बेग साहब ने जो फैसले पे रद्दअमल जाहिर किया, फिर उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। यानी जो उनकी ये बात है, बदकिस्मती से इस मुल्क में होता ही ये रहा है कि जी आ जाओ, बचा लो, मार्शल लॉ लगा दो, फिर हम मिठाई बांटेंगे, मार्शल लॉ लगेगा। तो ये जो उन्होंने अपील की है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये मुनासिब किया है, इसलिए कि जहां प्रॉब्लम है आप उन्हीं से कह रहे हैं कि जी अब आप ये जो है ये आए, इंटरवीन करें। द वर्ड इंटरवेंशन has always been the main problem in Pakistani politics. उनको बिल्कुल इससे बाहर रहना चाहिए, उनको इससे बाहर रहना चाहिए था। उनके जो सूरत हाल बनी, वो सारी सूरत हाल के अगर इमरान खान के बकौल, जहां और बहुत सी उनके बकौल बैनुल अक़वामी साजिश और वो है, तो वो इनको भी ब्लेम कर रहे हैं ना। तो अब आप कह रहे हैं कि आप इंटरवीन करें, वो इंटरवीन करें, फिर वो मसले को, फिर उनकी डोमिनेशन हो। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे दो राय हो सकती हैं। आर्टिकल 6 के बारे में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं बेग साहब से कि देखिए, आर्टिकल 6 का एक फैसला आया है, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, तो बाकी आप आर्टिकल 6 जो है वो पॉलिटिशियंस पे लगा के आप क्या करेंगे। और वैसे भी आर्टिकल 6 के बारे में मेरी तो हमेशा से एक बहुत कंसिडर्ड ओपिनियन है कि आर्टिकल 6 ओनली डील्स विद द एब्रोगेशन एंड सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबवर्ट अगर आइन हो या एब्रोगेट किया जाए आइन, उस सिलसिले में उस वक्त आर्टिकल 6 इन्वोक होता है। इसको बाकी जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, डिप्टी स्पीकर ने जिस हेस्ट में वो रूलिंग दी थी, यानी आप इतनी बड़ी रूलिंग दे रहे हैं विदाउट जस्टिफाइंग योर रूलिंग, कि भाई आप रीजंस तो बताएं, आप वो तो बताएं, आप पढ़ के तो सुनाएं, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो लें। आप भले रूलिंग वही देते, ऑपोजिशन उस वक्त की ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू तो लेते, आप चार तकरीर करवा लेते, उसके बाद रूलिंग आपने वही देनी थी। लेकिन जिस जल्दबाजी में उन्हें रूलिंग दी, उसके बाद जो कुछ हुआ, और मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना ही नहीं चाहिए था। इमरान खान को अपना टर्म पूरा करने देना चाहिए था। वो इस वक्त की हुकूमती इत्तेहादियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इमरान खान उस वक्त काफ़ी अनपॉपुलर हो गए थे, उनका ऑपोजिशन का एक बयानिया बना हुआ था, मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी, तो ऐसे में आपको ये करने की क्या जरूरत। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई, तो इमरान खान 15 दिन वो रख के बैठे रहे अपने पास। 27 मार्च को उन्होंने जलसे में तो लहराया, लेकिन 28 मार्च को आके उन्होंने असेंबली में ये बात नहीं की, असेंबली वो नहीं गए, ना शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने। सही। फिर अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट से तो ये जाके आप ये ओपिनियन ले सकते थे कि आप, और सुप्रीम कोर्ट को आपको चाहे वो इन कैमरा होता, उनसे दरखास्त करते, लेकिन उन्हें आपको पूरा लेटर तो दिखाना चाहिए था। आपने उनको उसमें लिखा है ना फैसले में कि आपने वो चीज तो दिखाई नहीं उनको, सिर्फ ये कह दिया। इमरान खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि जी स्पीकर ने पूरा मरासला सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया, और फिर आज जो फैसला है हमारे सामने, वो कहते हैं कि जी हमारे सामने तो पूरे मंदरजात मरासले के है ही नहीं। यही मैं आपसे बात कह रहा हूं ना। तो ये दो राय, देखिए वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस पे असरअंदाज होते हैं, क्योंकि आईनी चीजें और होती हैं और सियासी चीजें और होती हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में जो परसेप्शन है वो रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है, जो इमरान खान का वोटर है वो इमरान खान से जुड़ा रहेगा, जो नून का वोटर है वो जुड़ा रहेगा। तो बहुत कम होता है कि किसी एक फैसले से, किसी एक चीजों से जो है पब्लिक ओपिनियंस चेंज होते रहते हैं, उसमें वक्त लगता है पब्लिक ओपिनियन तब्दील करने में। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से
जिंदी इलेक्शन पे किसी भी तरीके से कोई असर होगा। सही। आमिर ज़िया साहब, आपने भी फैसला देखा है, फिर बातें भी आ रही हैं, आर्टिकल 6 के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि उससे ज़्यादा उस वक्त मैं क्या करता। तो आपके नज़दीक इमरान खान साहब के पास उस वक्त इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन थी जो उन्होंने गिनवाई के कैबिनेट में ले गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले गया, पार्लियामेंट के सामने रख दिया, स्पीकर ने चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते थे वो? क्योंकि उन्होंने कहा आज बड़ी मतलब वो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मैं क्या करता। जमीर, मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से कि एक तो इमरान खान से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो उनके आखिरी चंद माह थे तो गो के वो हुकूमत में थे, लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ था और उनके पास खेलने के लिए, मैन्यूवर करने के लिए जगह बहुत कम बची थी। तो उसमें हकीकत है कि जाहिर है कि जब जमाओ मका आपके खिलाफ हो जाते हैं तो फिर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते सिवाय इसके। फिर ये भी मजबूरियां थी कि जाहिर है कि अमेरिका के साथ बतौर रियासत और बतौर हुकूमत पाकिस्तान की कभी भी तरजीह नहीं रही कि हम ऑल आउट जाकर कोई दुश्मनी कर ले और उनके एक खिलाफ खड़े हो जाएं। ये तो मेरे ख्याल में बड़ा मजबूरी का सौदा था कि इमरान खान इस हद तक भी उन्होंने आके खुलकर बात करना शुरू कर दी। और वरना जाहिर है कि अमूमन इन चीजों के अंदर एक तरह का आप एम्बिग्विटी रखते हैं कि जनाब खुल के बात नहीं करते, क्योंकि जाहिर है कि बतौर रियासत जो है पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता कि बिल्कुल जाके अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। हमें बेशक हमें पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं या हमारे जो मफादात हैं उसमें डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, और वो आपको आगे जाकर बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुक अमेरिका और भारत का हो गया है उसमें जो जो पाकिस्तान के कोर नेशनल इश्यूज हैं उसके खिलाफ अगर हम काम करेंगे तो अमेरिका और भारत की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो अमेरिका से अगर हमें उसकी राइट साइड ऑफ अमेरिका रहना है तो हमें कश्मीर इशू को भुलाना होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुताबिक को मजीद डाइल्यूट करना होगा और बहुत सारे किस्म के इकदाम करने होंगे। कुछ हमने कर दिए हैं, कुछ मजीद करेंगे। तो उसमें आप ये देखिएगा कि ये जो फैसला होगा उसके नतीजे में आप देखिएगा कि हमारी हुक्मरान अशराफिया एक तरफ होगी और हमारी अवाम की उमंगें दूसरी तरफ होंगी, जो कि आपको नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में, लेकिन इतना कहते हैं शार्प डिवाइड माजी में कभी नहीं आई थी, वरना हमेशा अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात कहीं ना कहीं जुड़ा करते थे। सही। इतना ब्लेंटली जाकर अमेरिका प्रो इंडिया नहीं हो जाया करता था, आज वो हो चुका है। और तो एक तो मैं इसकी फॉरेन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, बाकी ये चीजें हैं कि फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, या स्पीकर की क्या रूलिंग थी, ये लोग याद नहीं रखेंगे। लोग ब्रॉडर स्ट्रोक्स में याद रखेंगे तारीख को कि एक तरफ जनाब एक ऐसा सियासतदान था जो चाहता था कि मतलब है कि आपकी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी हो, जो चाहता था मतलब है कि एंटी करप्शन जो उसका बयानिया है, जो कि पाकिस्तान के अवाम में बहुत मकबूल है। और अगर हमने उसको गवा दिया तो मैं समझता हूँ ये लड़ाई जो है पाकिस्तान के थॉस की लड़ाई है, हमारी रूह की लड़ाई है कि हम क्या किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। हम पाकिस्तान को रिवाइंड करके बैक उसमें गेयर में डालकर 1990 की सियासत करना चाहते हैं कि जहां पे दो बड़े खानदान, दो मतलब है कि मौरूसी सियासत के अमीन वो इस मुल्क की सियासत को डिक्टेट कर रहे हो, या किसी तीसरी फोर्स की जगह है। और अगर खुदा ना खास्ता तीसरी फोर्स की जगह नहीं बचती तो आप देखें, आज मैं जमीर आपको बताता हूं, मैं जिस पढ़े लिखे पाकिस्तानी से जिसका कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आज इतना मायूस है। प्रोफेशनल पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, मिडिल क्लास पाकिस्तान, उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं इस मुल्क से, और वो जिस इदारों को फॉल बैक समझता था आज उससे भी मायूस है। वो समझता था कि जी हमारे इदारे जो होंगे एंटी करप्शन ड्राइव में खड़े होंगे। लोगों को जो दुख है उस बात का भी कि हम देखते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट उसने क्लाइम डाउन किया है, उसने कश्मीर पे क्लाइम डाउन किया है, उसने एंटी करप्शन नैरेटिव पे क्लाइम डाउन किया है। बाकी चीजें मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं कि जी आर्टिकल 6 लगाना मजे का खेज है, मजे का खेज है। बिल्कुल आमिर, एक बात है, मैं अक्सर अपने गेस्ट से भी पूछता होता हूं और फिर मैं खुद भी ये कहता होता हूं कि हमारे मुल्क की अजीब साइकी है कि जब कोई हुकूमत आ जाती है और वो बुरे काम करती है तो उनका सब, आप किसी गांव में थड़े पे चले जाएं तो वहां पे एक ही बात हो रही होती है, वो पंजाबी कहते हैं फौज सुती हुई है। मतलब वो हर चीज का रेस्क्यू जो है जो वो फौज में देखते हैं, और अब अगर फौज आ जाती है तो कहते हैं ये क्या, ये तो जमहूरियत कहाँ गई इस मुल्क से, ये तो आमरीत आ गई। तो हमारे कंफ्यूजन तो है, लेकिन जो अनवर बेग साहब ने कहा कि प्रॉब्ली जो उन्होंने गलत किया है उसको राइट करने के लिए दे शुड अगेन इंटरवीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर अनवर बेग साहब, आपने यकीनन कहा कि आर्टिकल 6 मज़े का खेज़ है, फिर आपने ये भी अपील भी कर दी हम अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन मामला जो अब हम देख रहे हैं बाई इलेक्शंस में, आज इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया और इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को ख़त भी लिख दिया और उनको कहा कि जी तमाम इमरान खान साहब की तकारीर भी उनको भेजी जाएं, क्योंकि उन्होंने अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व कर लिया है और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन धांधली कराने में मुलव्वस है PMLN के लोगों के साथ। तो और फिर उनका नाम भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लेना शुरू कर दिया कि वो रात के अंधेरों में मिल रहे हैं। अब ये इमरान खान साहब के बयानिया का, जिस पे आमिर ज़िया ने भी ये बात की कि एक डिवीजन तो है क्लियर कट, लेकिन क्या ये जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस फैसले के आने से इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो कोई कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि वो तो वाज़े तौर पर इस फैसले के ऊपर कह चुके हैं कि तकलीफ दे है मेरे लिए और वो रिजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है रिव्यू में भी जाएं, एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है। लेकिन 17 जुलाई को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि बाकायदा इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ नहीं इमरान खान साहब तो झूठ बोलते थे, इस मरासले में ऐसा कुछ नहीं था कि बैरूनी साजिश है या बैरूनी मुदाखलत है? देखें जमीर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है ना, हम सब समझते हैं क्या हो रहा है। ऑल दी फोर्सेस हैव गॉट टुगेदर अगेंस्ट इमरान खान। वो अकेला लड़ रहा है और सारी फोर्सेस एक तरफ हैं। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। वो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाह रहा है और मैं अगेन आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद माय फ्रेंड एंड ब्रदर मजहर। देखिए, मैं आर्मी अगर फ्रंटियर्स को इंश्योर कर सकती है, आर्मी इंटरनल सिक्योरिटी को भी उनका काम है। एंड व्हेन वी आर फियरिंग अ प्रॉब्लम इज कमिंग, और जब जनरल बाजवा कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आई थिंक वी हैव टू ट्रस्ट हिम। अनलेस मजहर डज नॉट ट्रस्ट हिम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कंट्री नीड्स अ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ये जो भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी स्पीचें मंगाओ, ये करो, वो, ये सब हम्बग है, कुछ नहीं होगा इससे। दिस कंट्री नीड्स अ फेयर इलेक्शन। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये everybody has ganged up against this man Imran, although as I am repeating, I am not a member of PTI, but as a Pakistani I can see that, I can feel that, I can get the pulse of everywhere, even Pindi and Islamabad and even Lahore. ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी भी सलाम दुआ हर जगह है। The point what I'm trying to say is this, that इस मुल्क के अंदर जो लोग इस वक्त नाराज हैं और एकदम अपसेट हैं, जो क्राउड पुलिंग कर रहा है इमरान, is because the people who have been installed in the government, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पैची है और इसलिए उसको लोग अब एक्सेप्ट करने से एग्जैक्टली सेनेटर साहब, आपका मौकफ ये है कि तमाम प्रॉब्लम्स का, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक ही हल है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और वो भी फौरी, इमीडिएटली। मजहर अब्बास साहब, ये जो सारी बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं, पहले एक्स फिर वाई और उसके बाद फिर अब डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेना, ये आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं, क्या वाकई, क्योंकि हमारी जिन लीडर्स से बात होती है वो कहते हैं कि बाकायदा प्राइवेट नंबर से कॉल्स मैसेजेस भी आ रहे हैं वहां के लोकल इन्फ्लुएंशियल्स को? देखिए, पहली चीज ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से इमरान खान साहब की क्या मुराद है, यानी वो बता दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराए जाएं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब वो कहते हैं ना कि ये मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये नाम दिया था इसलिए, वरना तो उनके कसीदे मौजूद हैं इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताल्लिक। कल कोई फैसला आपके हक में आ जाता है, और ये सिर्फ इमरान खान नहीं, सारी जमातों का है। यानी आप खुद इलेक्शन कमीशन को लेकर आते हैं और फिर उसके खिलाफ तलवारें निकाल लेते हैं। तो कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा, उसकी इस चीज की क्या गारंटी? और फिर मुझे सिंपल सी चीज बताएं कि अब तक इमरान खान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं गए? यानी एक फोरम अवेलेबल था ना उनके पास कि जहां आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये सारी डस्का के बारे में आप कहते हैं और 50 चीजें आप बयान करते हैं, यही चीज लेके चले जाएं कि एस्टैब्लिशमेंट ने आपको ये कहा था, इनका नाम दिया था। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम को तो आप इस्तेमाल नहीं करते, आप सिर्फ जलसे जुलूसों में नाम लेते हैं। आप सिर्फ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कहते हैं, नाम ले दें।
जहां आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दे देते हैं, मिस्टर एक्स का भी नाम लेकर खुलकर बात करें। तो असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम यह है कि आज कल आप एक शख्स को खुद एक्सटेंशन देते हैं, मुस्लिम लीग नून एक शख्स को खुद आर्मी चीफ लेकर आती है, फिर उसे एक्सटेंशन देती है। यही पीपल्स पार्टी का रवैया है। तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके रवैये में इतना तजाद है कि वो सिर्फ उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहेंगे, और यही माजी में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी करती रही है, जो इलेक्शन उन्हें कामयाब करेगा। सही, उसके अलावा कोई इलेक्शन कमीशन कामयाब नहीं होगा। मुझे वो बैरोमीटर बता दें कि जिसकी बिना पे मौजूदा इलेक्शन कमीशन को हटाकर इलेक्शन कराए जाएं कि फ्री एंड फेयर। लेकिन मतलब भाई इमरान खान साहब कहते हैं ईवीएम लाना चाह रहे थे वो, जो कि इंश्योर कर सकता था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन वो नहीं आने दिया गया, और जो रिफॉर्म्स है। लेकिन यू आर राइट कि बैरोमीटर या तो फिर वो डिक्लेयर कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होगा फिर वही। आमिर साहब, ये सारी है सूरत हाल हमारे सामने है। मुझे वो याद आ गया कि एक कमांड कम्युनिके 2007 25 दिसंबर 2007 को जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब ने जारी किया था, जिसका सब्जेक्ट था इंटरेक्शन विद द पॉलिटिशियंस, और उन्होंने बाकायदा कहा कि जी नहीं होना चाहिए, हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए। और फिर हमने देखा उससे पहले भी एज DGI वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे पॉलिटिशियंस में, चाहे वो दुबई में बैठे हों, चाहे लंदन में, और फिर NRO, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन लेने के लिए भी वो एक्टिव रहे, आर्मी चीफ बने और फिर एक्सटेंशन भी ली। आपको क्या लगता है कि ये जो बयानिया है इमरान खान साहब का, X और Y और व्हाटएवर, इट होल्ड्स वाटर्स? देखिए, एक बात तो पहले में समझनी चाहिए कि फौज का जो किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, वो जो है मतलब है कि रोज़े अव्वल से, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तकसीम हुई तो ज्यादा हमारे पास जो थी मतलब है ब्रिटिश आर्मी का जो हिस्सा आया था, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस हमारे पास ज्यादा फौज के असासे ट्रांसफर हुए थे, लॉपसाइडेड था हमारे पास, मतलब है फाइनेंस कम आया था, हमारे पास इंडस्ट्री कम आई थी, लेकिन फौज का हजम जो था वो ज्यादा था डे वन से। इसीलिए आप देखें जो लॉपसाइडेड एक आपको नजर आता है कि सिविलियंस के मुकाबले में फौज के इदारे के पास। अच्छा, फिर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, हर तीसरी दुनिया के मुल्क में, क्योंकि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा होता है, मॉडर्न इदारा होता है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बाज जगहों पर उसको बाज फिलोसफर्स तारीफ करते हैं सोल्जर एज अ रिफॉर्मर, क्योंकि वो मिडिल क्लास का होता है, पढ़ा लिखा होता है। वो जाहिर है कि वो नतीजे निकले ना निकले वो एक अलग बात है, तो एक कॉन्सेप्ट है और एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ। क्योंकि एक फैशनेबल जो इंटेलेक्चुअल्स की वो लाइन होती हुई होती है, फौज सियासत में अमल दखल ना दे। मैंने एक आपको याद होगा कि एक फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर 1 के, जिन्होंने कहा था कि जी वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जर्नल्स। तो मैंने उसको जरा सा ऑमलेट बनाया उसको, और उसके बारे में मैंने कहा कि जी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस। हमारे जो वो इस मुल्क को बेच के खा जाएंगे, क्योंकि वो करप्ट तरीन अशराफिया से उनका ताल्लुक है। और हमारी सियासत जो है वो अवाम दोस्त सियासत नहीं है, हमारी सियासी जमातें अवाम दोस्त नहीं है, हमारी जमहूरियत अवाम दोस्त नहीं है। ये अशराफिया की जमहूरियत है, जहां पे सिर्फ अगर कोई आजादी है तो वोट अगर आप डाल सके तो डाल दें, वरना लोग खरीद लेंगे, वरना और गोल सिर्फ ये है कि टू गेन पावर, चाहे वो वोट के जरिए हो चाहे किसी और चीज के जरिए हो। अशराफिया का मकसद सिर्फ कि पावर कैसे हासिल की जाए। नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर अनवर बेग साहब, मेरे पास बहुत कम वक्त है, क्विकली वे फॉरवर्ड, मतलब अदर देन ऑफ कोर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और क्या हो सकता है? जो बात कर रहे थे कि एक ग्रैंड डायलॉग हो जाए, सब बैठ के मिलकर बात कर लें, मुल्क को आगे लेके चलें। सर, मुझे नहीं लगता ज़मीर के ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं PTI के साथ बैठेंगे, नीदर PTI विल सिट विद देम। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत है एक जनरल इलेक्शंस दें फेयर एंड फ्री, और उसके अलावा और कोई चारा नहीं। उसके अलावा दूसरा चारा ये है कि मार्शल लॉ लग जाए और चल सही, तो उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखिए, जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, दैट इज़ इन डोल ड्रम्स। अगर
हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी और ये पॉलिटिकल सिस्टम डामाडोला रहेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर हेडिंग फॉर वेरी सीरियस ट्रबल इन मंथ्स टू कम। सही। मजहर अब्बास साहब, योर टेक। आमिर भैया की गुफ्तगू तो बिल्कुल भी नहीं सुन सका, लेकिन ये कि बेसिक इश्यूज बहुत सिंपल सा है। पाकिस्तान में पहले दिन से आउटसाइड इंटरफेरेंस होती है। आउटसाइड इंटरफेरेंस, नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कोई एक इलेक्शन नहीं है जिसमें ऐसी इंटरफेरेंस हमें नहीं नजर आई। हमारे यहाँ हुकूमतें बनाई जाती हैं, हुकूमतें गिराई जाती हैं, पार्टियां बनाई जाती हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं। जब तक ये सिलसिला वंस फॉर ऑल खत्म नहीं होगा, जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हुकूमतें बनती रहेंगी, जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हुकूमतें गिरती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी, तो आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लिहाजा ये सोचना उनका काम है जो इंटरफेरेंस करते रहे हैं, ये उनका काम है। लेट द पॉलिटिशियन डिसाइड। एक मरतबा जनरल अपना वहीद काकड़ साहब ने जब 93 का क्राइसिस खड़ा हुआ तो शुरू में उन्होंने कहा कि भाई लड़ने दें, लड़ के सीख जाएंगे ये लोग। तो बात चीज ये है कि पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए, इमरान खान हो या दूसरे लोग हों, वो अपनी अगर जिद पर कायम रहेंगे तो जाहिर है लड़ाई होती रहेगी, और लड़ाई होती रहेगी तो इंस्टेबिलिटी रहेगी। इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उनकी हुकूमत को गलत तरीके से हटाया गया, गैर सियासी फैसला था और नहीं हटाना चाहिए था। एक गवर्नमेंट को अपना टर्म पूरा करना चाहिए था। इस मुल्क में आप सोचें तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। नॉट अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर जिसने अपना टर्म पूरा किया हो। वेरी राइट। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी अगर ये सिस्टम चलता रहेगा। आमिर साहब, एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्शंस टाइम पे होते रहें, हर हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और ये एक फिल्टर होगा और फिर गंदे लोग निकलते जाएंगे और सारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ चलती जाएंगी। डू यू सब्सक्राइब टू दिस आर्गुमेंट इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री? हमारे यहाँ जो है बदनवान लोगों की गिरफ्त और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम जो है बदनवानी को प्रोटेक्ट करता है और उसको सपोर्ट करता है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस मुल्क में जिसने ये डोर उलझाई है उसी को सुलझानी भी चाहिए। फौज जो है वो पाकिस्तान का मतलब है एक जमाने में सबसे पॉपुलर, सबसे बाइतमाद इदारा होता था, अवाम की उमंगों की तर्जुमानी किया करता था। तो फौज को अवामी उमंगों का साथ देना चाहिए। अवाम चाहती है कि जी जो बदनवान बदकिरदार सियासतदान है उन पे सियासत के दरवाजे बंद हों, मतलब इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। आमिर क्विकली, मतलब मिस्टर एक्स कह देना, मिस्टर वाई कह देना बगैर किसी सबूत के, शवाहिद के, तो वो तो एक गलत बात है ना, मतलब नुकसानदेह नहीं है वो। ये मतलब है कि जाने ना जाने गुली ना जाने बाप तो सारा जाने। हमको नहीं पता कि किन खानदानों ने करप्शन किया, हमें नहीं पता कि किन खानदानों ने अपनी सियासत को अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, हमें तो पता है। और मुझे जैसे एक नाची साहबी को पता है जो कि तीसरे दर्जे का साहबी, तो जिनको तो पता होगा, जिनको पता होना चाहिए उनको पता भी है, उनको पता भी है। वहीं से ब्रीफिंग्स हुआ करती थी, वही लोग बेचारे शिकायत किया करते थे। आज एकदम आपका बयानिया बदल गया, तो ये तो मतलब है बात समझ में नहीं आती। हम जैसे मासूम अवाम के समझ में नहीं आती कि इतनी जल्दी से पोजीशन आपकी चेंज हो जाए। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि जिसने डोर उलझाई है वो सुलझाए, जिम्मेदारी उस इदारे की है, शख्स की नहीं है, इदारे की जिम्मेदारी से ही। बिल्कुल, सेनेटर अनवर बेग साहब का भी यही पॉइंट था कि जो है वो अब इस वक्त लेनी चाहिए किसी को भी। यानी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।